अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट सेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोबारा करेंगे मैलवेयर एनालाइज। मैलवेयर एनालाइज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया और जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, जो कि हमारे फर्स्ट टॉपिक में। और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मैलवेयर एनालाइज का हमारे चैनल पर। और मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा जो वीडियोज़ मैंने प्राइवेट किए हैं उनको मैं दोबारा पब्लिश कर दूं। तो आपको जितने भी वीडियोस हमारे प्राइवेट हो चुके हैं वो दोबारा आपको मिलेंगे इस चैनल पर और जल्दी मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमने हैकिंग पर 9 कोर्सेज़ बनाए हुए हैं जो सभी प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज़ हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को विजिट करके हमारे कोर्सेज़ खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैकिंग, काली लिनक्स का पूरा बेसिक कोर्स, एंड्रॉयड हैकिंग, ERC कार्डिंग का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स, वाईफाई हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग और एंटीवायरस एवेजन का कोर्स आपको मिलेगा। और बहुत ही कम प्राइस में आप डायरेक्ट वेबसाइट से हमारे कोर्सेज़ बाय कर सकते हो। ये सब के सब प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ गाइड किया गया है। हमारे कोर्सेज में आपको थ्योरी वगैरह देखने को नहीं मिलते, सारा कुछ प्रैक्टिकल HD वीडियो हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। आप पेपाल के थ्रू डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हो, नहीं तो आप पेटीएम, जेज कैश, ईजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, बिटकॉइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेबसाइट में डायरेक्ट आप कोर्स बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स बाय करोगे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे DETSEC50 का, ठीक है जी। तो आप डायरेक्टली यहीं से बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिक एनालाइज। जो मैलवेयर एनालाइज में एक प्रोग्राम एनालाइज होता है उसको कहते हैं स्टैटिक एनालाइज। डायनेमिक एनालाइज भी होता है। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक एनालाइज का जो डेफिनेशन होता है वो मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूँ। स्टैटिक एनालाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करने से पहले उसको एनालाइज करना, ठीक है, या उसको चेक करना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसे यहाँ लिखा है स्टैटिक एनालाइज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक कोड एनालाइज इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिबगिंग दैट इज कोड बाय डन एग्जामिनिंग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैलवेयर एनालाइज जो होता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, मैलवेयर एनालाइज, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का तो पूरा कोर्स भी मैं बना चुका हूँ और रिवर्स इंजीनियरिंग पर जो बेसिक कंसेप्ट थे वो भी मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ। लगभग बहुत सारे वीडियोस मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग पर बनाए थे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक एनालाइज में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, हद से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चंद ही टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों पर प्रैक्टिकली कोई चीज़ आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ते हो और प्रैक्टिकली करते हो तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा वो हमारे दिमाग में बैठे और हम आगे मज़ीद जा सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक एनालाइज में किसी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाता। मान लीजिए कि हमारे पास वायरस फाइल है, ठीक है, या एक फ़ाइल है जो हम नहीं जानते वायरस है। ये एक वायरस फाइल है, ठीक है, एक सिंपल वायरस फाइल है। यहाँ पर मैं आपको 3 टाइप के फाइल्स दिखाऊंगा जो अलग अलग एग्जीक्यूटेबल होंगे और अलग अलग पैटर्न से होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वायरस है नहीं है? ये आप ये मानकर चलें कि ये वायरस नहीं है। तो पहले हम स्टैटिक एनालाइज को शुरू करते हैं। हर फाइल का एक हैश फाइल होता है, ये एक बात हमेशा याद रखें। हर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का या हर फाइल का एक हैश फाइल होता है जिसको निकाल कर स्कैन किया जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं जैसे पाइथन, जावा वगैरह, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू एक कोड बनाया जाता है। उन कोड के थ्रू हैशेस को देखा जाता है, ठीक है। MD5 इनमें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, MD5 और SHA, ये 2 टाइप के हैशेस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। और इनके हैशेस को निकाल कर आप ऑनलाइन स्कैन भी कर सकते हो। और अगर आप मज़ीद, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आता है, तो आप ये चीज़ें अच्छी तरीके से और ज़्यादा डीप में जा सकते हो। मैलवेयर एनालाइज जो होता है ये एक बहुत ही डीप कंसेप्ट होता है। यहाँ पर हम अगर हैश माई फाइल एक टूल है, एक सिंपल सा टूल है, इसको अगर हम ओपन करके किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये उस फाइल का हैशेस हमें निकाल कर देगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, ये इस फाइल का MD5 हैशेस है, SHA हैशेस है, ये दोनों हैशेस हैं और इनके
इनको अगर आप ऑनलाइन स्किन करेंगे जैसे वायरस टोटल वगैरह वेबसाइट पर, तो वहाँ पर हैशेस के थ्रू भी आपको बताया जाता है। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास फाइल होना चाहिए तभी आप स्किन कर सकते हो, नहीं, हैशेस के थ्रू भी आप पर्टिकुलर फाइल को स्किन कर सकते हो। एक सिंपल फाइल का हैशेस कभी चेंज नहीं होता। अगर इसको मैं कहीं पर भी सेंड करूं तो इसका हैशेस जो है वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हैशेस के थ्रू भी इस चीज़ को स्किन वगैरह किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर खुद ऑप्शन दिया गया है ओपन इन वायरस टोटल वेबसाइट, ठीक है। ये हैशेस आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एनालाइज, स्टैटिक एनालाइज में हज़ारों टूल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको 3 टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। खैर, यहाँ पर हमें इसका हैशेस मिल गया और हैशेस बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब इसी फाइल को हम दोबारा किसी और टूल से स्किन करेंगे मज़ीद जानने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हम फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे अपने सिस्टम पर, सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं और उसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइल में क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो हम दोबारा से एक पी स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। ये एक सिंपल सा टूल है, हैश फाइंड माई हैश की तरह। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें देगा। खैर, वही हैशेस निकाल कर दिया इसने जो यहाँ पर हैश माई फाइल में सेम वही हैशेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और SH और SH 256 बिट, ठीक है, बाइट या बिट कह सकते हैं आप इसको। और इसका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद यहाँ पर मिला है कि ये जो है ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और CPU क्या है इसका, 32 बिट CPU है, यानी इसका आर्किटेक्चर 32 बिट का प्रोग्राम है ये। और कंपाइलर वगैरह यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दिए गए हैं। फाइल बाइट एग्जा आपको दिया गया है, फाइल बाइट एग्जा टेक्स MZ। मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटेबल का जो शुरू का जो वर्ड होता है वो MZ होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसका सिग्नेचर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C# और बेसिक जो .NET होता है, ठीक है। और बाकी फाइल वर्जन वगैरह आपको यहाँ पर जो भी आपके काम के मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इंडिकेटर में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ये इंडिकेट कर रहा है। दिस फाइल इज़ मैनेज बाय .NET, ये .NET से मैनेज किया गया है। और यहाँ पर आप देखें द ओरिजिनल फाइल नेम इज़, जो फाइल का जो ओरिजिनल नाम होता है ना, अगर मैं मान लीजिए कि किसी ने उस फाइल के नाम को चेंज कर दिया है तो इन टूल की मदद से आप उस फाइल का ओरिजिनल नेम भी जो है जान सकते हैं। चेंज करने के बाद भी आप उस चीज़ का ओरिजिनल यानी नाम भी जान सकते हैं। द फाइल रेफरेंस अ URL पैटर्न, ये फाइल एक रेफरेंस URL पैटर्न पर वर्क कर रहा है। जैसे हम आम तौर पर अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रेट का जो पेलोड होता है उसमें एक IP एड्रेस पुट करते हैं या तो डायनेमिक DNS पुट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द फाइल रेफरेंस अ URL पैटर्न, और यहाँ पर एक IP एड्रेस पुट किया हुआ है, यानी कि ये एक रेट का फाइल है, ठीक है। ये है तो रेट का फाइल, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ शो कर रहा है कि IP की जगह पर ये IP इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं जिनका आप इनसे आप मज़ीद जो है फ़ाइल के बारे में जान सकते हैं। बाकी वायरस टोटल खैर यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहो तो ये कभी कभी काम करता है इस टूल में। तो यहाँ पर डोज हेडर के बारे में दिया गया है MD5 और उसका साइज़, फाइल रेशो, ठीक है। डोज सब के बारे में है, फाइल हेडर्स के बारे में है, ठीक है। और हमारे लिए यहाँ पर यूज़फुल इंफॉर्मेशन इंडिकेटर्स है और हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स में आप और ज़्यादा चीज़ों का पता लगा सकते हो। हर फाइल, हर एग्जीक्यूटेबल फाइल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग में हमने बहुत बार स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया, अगर आपको याद होगा, और कोर्स में जो है मज़ीद मैंने इनके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वही IP एड्रेस। यहाँ पर आप देखें एक IP एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, ये IP एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, यानी इससे साफ पता लगता है कि ये एक रेट का फाइल है जिसमें एक IP एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये कोई और सा फाइल भी हो, लेकिन ये तो एक रेट का फाइल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस प्रोग्राम कैन नॉट रन इन डोज मोड, ठीक है। और यहाँ पर ये इससे हमें साफ पता चलता है कि ये क्लाइंट फाइल है। जो रेट का जो फाइल होता है वो पेलोड होता है या तो क्लाइंट होता है, और जिस रेट से बनाया गया है ये रिवेंज रेट का एक पेलोड है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिवेंज लिखा हुआ है, रिवेंज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ओके। इसका वर्जन लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेबल, और इसमें अगर आप मज़ीद नीचे जाएंगे तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस फाइल के बारे में।
और रिसोर्सेज में क्या इस्तेमाल किया गया है, और लाइब्रेरीज़, अगर इस लाइब्रेरी की बात करें, ये डॉट नेट का एक लाइब्रेरी है जो एग्जीक्यूशन इंजन कहा जाता है इसको हम कॉपी करके गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो mscore.dll जो फाइल है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। mscore.dll फाइल यूज़ फॉर, इनके बारे में साफ साफ आपको गूगल से इंफॉर्मेशन मिलेगा। द जेन्युइन mscore.dll फाइल इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये डॉट नेट का एक पेलोड था जो मैं आपको दिखा रहा था। इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी फाइल विच इज़ इनिशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेज कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेज कोड। यानी इससे बात पता चल गया कि ये जो mscore.dll है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ आपके लाइब्रेरीज़, इस प्रोग्राम के लाइब्रेरी में इस्तेमाल हो रहा है। हर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज़ इसको इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो, अगर आपके पास डॉट नेट का फ्रेमवर्क नहीं होता तो आपको कहता है कि प्लीज़ डॉट नेट का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करें तभी ये प्रोग्राम रन होगा। तो डॉट नेट इनकी मदद करता है इन चीज़ों को चलाने के लिए। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क होता है जो विंडोज़ में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और बाकी सेक्शन में यहाँ पर और ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फाइल कैप के बारे में, फाइल रेशो के बारे में, वर्चुअल एड्रेस के बारे में। इनके बारे में हम मज़ीद डीप में जाएंगे आने वाले वीडियोस में। मैं यहाँ पर आपको बेहतर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको मज़ीद डीप नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप लेके जाऊँगा तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है जी। यहाँ पर स्ट्रिंग्स को हमेशा गौर किया करें और इंडिकेटर्स को गौर किया करें और इनको सर्च किया करें, इनके बारे में ज़्यादा मज़ीद आपको नॉलेज मिलेगा। खैर, ये एक सिंपल फाइल था जो मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा था। अब अगर दोबारा मैं इसको ओपन करके एक और फाइल को ओपन करूं, ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ हैकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, वो पैकर्स को इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टर्स का नाम आपने सुना होगा। एक फाइल अगर क्रिप्टेड है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, क्रिप्टेड फाइल का पैटर्न चेंज हो जाता है। क्रिप्टेड फाइल एक नॉर्मल फाइल नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप के इनक्रिप्शन इस्तेमाल होते हैं। जब किसी फाइल में इनक्रिप्शन लग जाए तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, उसके स्ट्रिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तभी जाकर उसको एंटीवायरस नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पैकर्स का इस्तेमाल होता है जो कि फ़ाइल को कंप्रेस कर देता है, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग में मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था पैकर्स के किस तरीके से फाइल्स को जो है पैकर कंप्रेस कर देता है, फिर उसको किस तरीके से मैन्युअली डीकम्प्रेस किया जाता है। ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स जो है प्रैक्टिकली मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कोर्स में बताया हुए। इस कोर्स को बाय करें, 50% डिस्काउंट चल रहा है उस कोर्स पर। तो यहाँ पर अगर हम एक क्रिप्टेड फाइल को ओपन करें, जैसे ये क्रिप्टेड फाइल है, ठीक है, ये एक दूसरा फाइल है, क्रिप्टेड फाइल है, हैशेस वगैरह की वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें इसके वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखें इनके वैल्यूज़ चेंज हैं, क्योंकि ये क्रिप्टेड फाइल है, इसके स्ट्रिंग्स वगैरह भी इनक्रिप्टेड होंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग्स वहाँ पर 200 समथिंग इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ पर 746 स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें, रिवेंज रेट का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें अब आईपी यहाँ से गायब है, ठीक है, यहाँ से आईपी गायब है। ये सेम उसी टाइप का फाइल है, एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर आप देखें चंद चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं, ये देखें। अब इस लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होता। यहाँ पर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इनक्रिप्टेड आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप देखें ये इनक्रिप्टेड है, ये सारे के सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दोबारा से नॉर्मल फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो देखा नॉर्मल फाइल में एक अलग पैटर्न है और एक इनक्रिप्टेड फाइल में एक अलग पैटर्न है, लेकिन इससे भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। जैसे ये एक नॉर्मल फाइल है, ठीक है। अब नॉर्मल फाइल की अगर आप इसमें जाएंगे स्ट्रिंग्स में, तो यहाँ पर आप देखें 300 समथिंग स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, सॉरी, और यहाँ पर 700 समथिंग स्ट्रिंग इस्तेमाल है। सेम वही फाइल है। यहाँ पर आप देखें इसके स्ट्रिंग्स में क्या इस्तेमाल हो रहा है और इसके स्ट्रिंग्स में क्या इस्तेमाल हो रहा है। IRC स्टार्ट ही नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बताया गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि स्मार्ट असेंबली का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट असेंबली एक प्रोग्राम है जो कि आपके कोड को, यानी आपके .NET के एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जितने भी सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनको इनक्रिप्टेड कर देता है, यानी उनको इनकोडेड कर देता है। इनकोडेड, आप जब किसी स्ट्रिंग को इनकोड कर देते हो
तो वो उसका जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। आप अगर किसी चीज़ को इनकोड कर देते हो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इनकोडर, ठीक है। इनकोडर टूल्स भी होते हैं और ऑनलाइन जो वेबसाइट होते हैं वो भी आपको ये चीज़ें फराहम करते हैं। इनकोडर वगैरह जो होते हैं, जैसे बेस 64 के स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको आप इनकोड कर देते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेट से, ठीक है, और अब मैंने इसको ये तो खैर डिकोड इस्तेमाल हो रहा है, इनकोडेड को हम क्लिक करके अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट से। ये एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। अब इसको मैं इनकोड करूँगा, देखना किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब डेट से किस में चेंज हो गया। अब इसको आम इंसान नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पर सेम इनक्रिप्टेड फाइल में सेम इसी पैटर्न का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ जाहिर है कि यहाँ पर एक चीज़ शो हो चुका है कि ये स्मार्ट असेंबली से कुछ ना कुछ किया गया है। स्मार्ट असेंबली एक प्रोग्राम है जो आपके स्ट्रिंग्स वगैरह को इनकोड कर देता है। अगर मैं इसी फाइल को दोबारा डिकोड करूँगा, इसी वर्ड को जो अभी हमारे पास आया है, मैं यहाँ पर इसको डिकोड करूँगा, देखना डेट से आएगा। ये देखें, डेट से आ गया। तो ये एक टेक्निक होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इनकोड और डिकोड इस्तेमाल हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन आपको भी चंद चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये जो टूल्स होते हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने इसको किस तरीके से पहचाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्मार्ट असेंबली नाम का कोई प्रोग्राम होता है जो मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पर आप देखें, ये देखें स्मार्ट असेंबली, ये रेडगेट की तरफ से स्मार्ट असेंबली 6, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर इसके लाइब्रेरीज़ में जाएंगे तो दोबारा वही इस्तेमाल हो रहा है। और भी इसमें अब पैटर्न चेंज हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एक जो है कंप्रेशन जो फाइल होते हैं वो भी अपने पैटर्न को चेंज कर देते हैं। जैसे पैकर्स होते हैं वो फाइल के पैटर्न को चेंज कर देते हैं, क्रिप्टर होते हैं वो फाइल के पैटर्न को चेंज कर देते हैं, जिनको रिकॉग्नाइजेशन, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए जो नहीं जानता। उसको लगता है कि ये ईजी फाइल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस भी होते हैं जो फाइल वगैरह को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो लास्ट में जो टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं FLOSS64, ये एक टूल है जो CMD पर चलता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, जो इनक्रिप्टेड फाइल होगा, यहाँ पर एक मिसाल है मैं जो आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास तो फिर फाइल मौजूद है, लेकिन ये स्टैटिक एनालाइज का एक मिसाल है जो आने वाले फ्यूचर में आप इस्तेमाल करोगे। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब ये इसको स्किन करेगा, इसके अंदर जितने भी इनक्रिप्टेड चीज़ें होंगी वो ये शो कर देगा कि हाँ इतनी चीज़ें मैंने इनक्रिप्टेड ढूंढी हैं। लेकिन इसने 0 स्ट्रिंग शो कर दिया क्योंकि ये इस फाइल को सपोर्ट नहीं करता, या तो ये इस पैटर्न को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अगर आप किसी और टूल का इस्तेमाल करके देखोगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स को डिकोड कर देगा। ये टूल FLOSS इस्तेमाल ही इसीलिए होता है, ये स्ट्रिंग्स को डिकोड कर देता है। खैर यहाँ पर फिर वही इस्तेमाल, लेकिन इसने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। ये रिवेंज रेट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और भी इसने बहुत सारी चीज़ें, ये वही इनक्रिप्टेड शो कर दिया इसने। लेकिन ये बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारी चीज़ों को डिक्रिप्ट भी कर देता है, यानी डिकोड भी कर देता है स्ट्रिंग्स को, जो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स होते हैं। इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टूल के जो जितने भी टूल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, इनका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया स्टैटिक एनालाइज का, जो मैं आपको बता रहा था, जो मैलवेयर एनालाइज में भी आता है। आने वाले वीडियोस में हम और एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद दोस्तों जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।